नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान का शोर रविवार शाम 5 बजे थम गया। अब कल राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर होने वाला मतदान सत्ता का समीकरण तय करेगा। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले इन जिलों में अब किसी भी प्रकार की सभा, रैली या रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जैसे 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि 6 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। करगहर में सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने। सीपीआई से महेंद्र प्रसाद गुप्ता और कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा उम्मीदवार हैं। नरकटियागंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। आरजेडी से दीपक यादव और कांग्रेस से शाश्वत केदार मैदान में है। निकंदरा सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस से विनोद कुमार चौधरी और आरजेडी से उदय नारायण चौधरी आमने सामने है। कहलगांव सीट पर आरजेडी कांग्रेस के बीच सियासी फाइट। आरजेडी से रजनीश भारती, कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा आमने सामने। सुल्तानगंज सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने। आरजेडी से चंदन सिन्हा जबकि कांग्रेस से ललन कुमार हैं उम्मीदवार। चैनपुर कैमीर सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने। वीआईपी से गोविंद बिंद जबकि आरजेडी से ब्रज किशोर बिंद हैं उम्मीदवार। बता दें कि बिहार चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 रैली की, एक रोड शो किया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 84 रैलियां की। इस बीच एनडीए और महागठबंधन के बीच दावे प्रतिदावे, वार पलटवार किए जा रहे हैं। पटना में 25 से 30 फिर से नीतीश लिखा एक होर्डिंग देखा गया। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं भाजपा का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, यहां एनडीए में कोई पद खाली नहीं है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब लालटेन कबाड़ में चला गया है, लालटेन बुझ गया है। लालटेन मतलब लालू प्लस 10 यानी लालू राबड़ी और उनके 9 बच्चे। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी गुजरात में फैक्ट्री की बात की और बिहार में कट्टा की बात करते हैं। एक बिहारी 100 पर भारी, उन्होंने आगे कहा। प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल में है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एक फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा देते हैं, देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। उधर बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता कर दिए गए हैं। पहले चरण की तुलना में इसे और अधिक कड़ा किया गया है। डीजीपी ने बताया कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में सुरक्षा मजबूत की गई। डीजीपी ने पुष्टि की कि अंतर्राज्यीय सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा रविवार शाम तक बंद कर दी जाएगी। इस चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। साथ ही राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियों भी तैनात होंगी ताकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। अगली खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम गया है। इस बीच सत्तारूढ़ महागठबंधन दल एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा सामने आया है बयान। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जता दी है। उनका ये बयान मतदान से पहले एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने ही सहयोगी गठबंधन के विरुद्ध बयान दे रही है और अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने का दावा किया है।
बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा ने अकेले बिहार में 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राजभर और उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने चुनाव के दौरान एनडीए के विरोध में लगातार कई चुनावी सभाएं की हैं। दूसरे चरण की 34 सीटों पर सुबह सपा प्रत्याशी एनडीए के खिलाफ मैदान में हैं। माना जा रहा है कि कई सीटों पर सुबह सपा के प्रत्याशी एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होना है। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड की बहुचर्चित घाटशिला विधानसभा सीट पर कल वोटिंग होगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया। इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के बीच माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव मैदान में हैं, जबकि झामुमो ने दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन पर भरोसा जताया। इसके अलावा जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू भी चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पिछले कई दिनों से घाटशिला में दोनों दलों के बीच तेज प्रचार अभियान देखने को मिला। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रविवार को रोड शो किया और जनता से झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। झामुमो अपने दिवंगत नेता रामदास सोरेन की लोकप्रियता और सहानुभूति लहर पर भरोसा कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। पार्टी के बड़े नेता घाटशिला में लगातार डेरा डाले हुए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष आदित्य साहू, बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज शामिल हैं। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी प्रचार अभियान में भाग लिया। खुद चंपई सोरेन भी गांव-गांव जाकर अपने पुत्र के लिए समर्थन मांग रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। घाटशिला सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार है। जनता किसे चुनेगी, इसका फैसला 11 नवंबर को मतदान के बाद ही होगा। फिलहाल दोनों दलों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अगली खबर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि बिहार में बदलाव की बयार आ रही है। यहां चल रहे विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार नया सीएम चुनने जा रहा है। बिहार बदलाव लाने के साथ साथ एक युवा मुख्यमंत्री भी चुनने जा रहा है। बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। एक नई ऊर्जा वाला युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। साथ ही बीजेपी पर निशाना लादते हुए कहा कि इतने दिनों से इनकी सरकार चल रही है, पिछले 11 साल से घुसपैठी आए हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी की है। बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पर ध्यान देती है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने बताया कि पिछले दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया था। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा। नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और 11 साल से पहले घुसपैठिया कौन आए हैं, तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी
घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है, घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है पिछले लोकसभा में। यूपी की जनता ने पिछले बार अपना परिणाम दिया है और उसने बताया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया और हर तरह से भेदभाव हुआ है उनके साथ। पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ, आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान मीडिया से रूबरू हुए और इसके बाद उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला किया। बिहार चुनाव पर आजम खान ने खुलकर अपनी बात रखी। आजम खान ने बिहार चुनाव में न जाने की वजह भी बताई। आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हुए रामपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दे पर राजनाथ सिंह के पलटवार पर भी जोरदार हमला बोला है। तो सफाई दे दे, कौन मना कर रहा है? अदालत में भी चोर अपनी सफाई देता है तो उसमें क्या हो गया? अपने आप को ईमानदार साबित कर दें, बगैर बेईमानी के चुनाव करा दें। और ख़ुद रामपुर में हम चुनौती देते हैं कि जो लोग जीते हैं हमारे कैंडिडेट के खिलाफ, खुद शहर की सीट से, अगर हिम्मत है तो देश का सबसे बड़ा व्यक्ति आकर चुनाव लड़ ले यहाँ तो दिखा दे जीत कर। इसी पर फैसला हो जाए, हमारी राजनीति का भी और उनकी राजनीति का भी। साबित हो जाएगा चोर कौन है। मुंबई में कैसे? तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का पूरा हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 25 सालों में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों को पार करते हुए ऐतिहासिक काम भी इन 25 सालों में पूरे किए हैं। उत्तराखंड में 25 सालों में सड़क के क्षेत्र में हुई, हवाई क्षेत्र में हो या फिर रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऐतिहासिक काम हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड जब 50 साल पूरा हो जाएगा तो उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक होगा। विकसित भारत के संकल्प को साकार करते हुए उत्तराखंड विकसित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक होगा। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष पूरा हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 25 सालों में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों को पार करते हुए ऐतिहासिक काम भी इन 25 सालों में पूरे किए हैं। उत्तराखंड में 25 सालों में सड़क के क्षेत्र में हो, हवाई क्षेत्र में हो या फिर रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऐतिहासिक काम हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड जब 50 साल का पूरा हो जाएगा तो उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक होगा। विकसित भारत के संकल्प को साकार करते हुए उत्तराखंड विकसित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक होगा। हम अपनी जब गोल्डन जुबली मना रहे होंगे उस समय हमारा उत्तराखंड 2050 में, ये 25 साल का है, 25 साल बाद ये भी संयोग है कि 2025 में 25 साल का हो रहा है और 2050 में राज्य हमारा 50 साल का होगा, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। उस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य के रूप में हमारी गिनती हो, हमारी पहचान। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9। अब देखते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए महज 1.5 साल का वक्त ही बचा है। ऐसे में अब मुख्य विपक्ष दल जनता से अभी से अपील कर रहा है कि वो कांग्रेस की सरकार बनाए। दरअसल जब भी चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जरूर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात करते नजर आते हैं। एक बार फिर हरीश रावत ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वे लोग जो समझते हैं कि गैरसैंण से उत्तराखंडियत का राज्य बनेगा।
राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा तो उन सबको 2027 में एक बार हरीश रावत के सामर्थ्य को आजमाना चाहिए। एक बार तो कम से कम एक ऐसा हो कि 5 साल का वक्त हमें दें, फिर देखिए मैं क्या करके दिखाता हूं। जनता की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो गैरसैंण के मित्र हैं, जो समझते हैं कि गैरसैंण से उत्तराखंडियत का रास्ता बनेगा, जो ये समझते हैं कि हिमालयी राज्य की परिकल्पना और राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा, तो उन सबको जो है 2027 में एक बार हरीश रावत की सामर्थ्य को आजमाना चाहिए। और वो इस रूप में आजमाना चाहिए कि मेरी पसंद के लोगों के हाथ में तो सत्ता दे दे। एक बार तो ऐसा कर दे कि 5 साल का वक्त दे दे। देखिए मैं क्या करवा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या करवा देता हूँ कह रहा हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के मिशन में जुट गए हैं। इस लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं निवेश आकर्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। वे जल्द ही सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाएंगे, जहां रोड शो के माध्यम से विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्रा का खाका इन्वेस्ट यूपी तैयार कर रहा है। उनके दौरे से पहले एक 5 सदस्यीय टीम अगले सप्ताह सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएगी। इस टीम की अगुवाई इन्वेस्ट यूपी के एसीओ शशांक चौधरी करेंगे। यह टीम 2 दिन सिंगापुर के और 3 दिन टोक्यो यानी कि जापान में रहेगी। दौरे के दौरान अधिकारी संभावित निवेशकों, वाणिज्य मंडलों और स्थानीय कारोबारियों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेगी। लौटने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा कार्यक्रम अंतिम रूप से तय किया जाएगा। सीएम योगी का विजन उत्तर प्रदेश को एक बड़ा औद्योगिक हब बनाने का है। राज्य सरकार ने इसके लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं ताकि विदेश और देसी दोनों निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया गया है, अनुमोदन प्रक्रिया को तेज किया गया है और निवेशकों को हर स्तर पर राहत देने के उपाय लागू किए गए हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि विदेश कंपनियों को यूपी में उद्योग स्थापित करने में किसी तरह की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी न हो। दरअसल इन्वेस्ट यूपी इस समय दुनिया के 8 देशों में रोड शो आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें से 2 देशों सिंगापुर और जापान की यात्रा पर मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे। उनके साथ प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री भी विदेश जाएंगे। जल्द ही यह घोषणा की जाएगी कि कौन मंत्री किस देश में रोड शो की अगुवाई करेगा। अगली खबर, आतंकवादियों से कनेक्शन के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अमोनिया नाइट्रेट AK-47 और कारतूस बरामद किए हैं। एक घर में छापेमारी के दौरान जम्मू और कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर के घर से करीब 300 किलो अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया है। इस पूरे ऑपरेशन को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया और किसी को किसी की भनक ना लगे। उधर हरियाणा पुलिस की तरफ से इन संबंध में कुछ जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल यूपी के सहारनपुर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंधों के चलते अनंतनाग से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में वहां की पुलिस ने फरीदाबाद में किराए पर रह रहे एक डॉक्टर के कमरे में छापा मारा तो 300 किलो अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया। रविवार को जम्मू और कश्मीर पुलिस तबदल के साथ फरीदाबाद पहुंची, जहां पर एक कमिश्नरी डॉक्टर मुजाहिल शकील किराए के कमरे में रहता था। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर यहां पर रहता नहीं था और उसने केवल सामान रखने के लिए कमरा लिया था। पुलिस ने कमरे से 14 बैग बरामद किए, जिसमें 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल, 84 कारतूस और केमिकल रखा हुआ था। इस मामले में DCP NIT महसूद अहमद ने मामले के बारे में जानकारी से इनकार किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने 3 महीने पहले ही किराए पर कमरा लिया था,
फिलहाल आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से पूरे मामले का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। अगली खबर दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी के बीच वायु प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सोमवार को भी सुबह एक्यूआई आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएमक्यूएम ने ग्रैब 3 जैसी पाबंदियां लगाने का अभी फैसला नहीं किया, लेकिन हालात और बिगड़े तो ऐसा किया जा सकता है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की हालत में भी मामूली सुधार ही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह भी दी है। रविवार को इंडिया गेट पर सैकड़ों लोग जुटे थे। उन्होंने राजधानी में गंभीर होते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की थी। साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार से आपात उपाय करने की मांग की थी। उनका कहना है कि गंभीर होता वायु प्रदूषण उनकी जिंदगी पर असर डाल रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। आपको बता दें कि ग्रैब 3 के तहत कई पाबंदियां लगती हैं। गैर जरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी, सीमेंट, बालू जैसे सामानों की आवाजाही पर रोक लग जाएगी। अंतर्राज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लग जाती है। कक्षा 5 से स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत। स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लग जाती है। आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर रोक लग जाती है। कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।